हेलो फ्रेंड्स, हिंदी हिंदुस्तान के इस चैनल में आप लोगों का स्वागत है। दोस्तों, आज हम जानेंगे कि यूपीएससी में कैसे निबंध जो भी कैंडिडेट हिंदी मीडियम से हैं, वो कैसे यूपीएससी में हिंदी निबंध की तैयारी कर सकते हैं और कैसे एक हिंदी निबंध को लिखना चाहिए और कितने शब्दों का ध्यान रखना चाहिए। ये सारी चीज़ें हम इस वीडियो में बताने वाले हैं और साथ में ये निबंध जो महिला सशक्तिकरण और आधुनिक भारत के ऊपर है, इसको मैं लिख के आपको दिखाऊँगी कि किस तरीके से हमने इस निबंध को लिखा है और इस तरीके से ही हमें यूपीएससी के एग्ज़ाम में या जो भी बच्चे हिंदी मीडियम से हैं, जो भी और कोई हिंदी कॉम्पिटिशन की तैयारी कर रहे हैं, तो वो उसमें इस निबंध का यूज़ कर सकते हैं। तो आई होप आपके लिए ये वीडियो बहुत ही यूज़फुल होने वाली है, बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाली है। तो चलिए शुरू करते हैं महिला सशक्तिकरण और आधुनिक भारत पर निबंध। ज़्यादातर क्या होता है, जो पूछे जाते हैं यूपीएससी में निबंध या हिंदी से रिलेटेड कोई भी निबंध ले लीजिए, तो शब्दों को बदल देते हैं, हेर-फेर कर देते हैं, जिससे कैंडिडेट जो होते हैं वो कन्फ्यूज़ हो जाते हैं कि मैं ये पढ़ के गया था और इसमें ये वाला शब्द ऐड कर कर ये कुछ और पूछ लिया गया। तो बिल्कुल भी कैंडिडेट आपको कन्फ्यूज़ होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि एग्ज़ामिनर जो होता है, वो जानबूझ के इस तरीके के निबंध आपके सामने लेकर आता है ताकि आप कन्फ्यूज़ हो और आप मिस्टेक करें। तो बिल्कुल भी मिस्टेक करने की ज़रूरत नहीं है, बस एक जो टॉपिक भी जो भी आपको निबंध में जो शब्द समझ में आ रहा है, सिर्फ़ उसी के बारे में लिखना शुरू कर दीजिए और लिखने का तरीका कैसा होना चाहिए, तो चलिए शुरू करते हैं। महिला सशक्तिकरण और आधुनिक भारत पर निबंध क्या है? पहले हम लिखते हैं प्रस्तावना। ठीक है? प्रस्तावना सारी चीज़ों यानी कि पूरा निचोड़ होती है कि हम किस बारे में बात कर रहे हैं और इसका अर्थ हमें समझ में भी आया है जो निबंध पूछा गया है हमसे के जैसे कि महिला सशक्तिकरण और आधुनिक भारत के विकास की आधारशिला पर हम निबंध लिख रहे हैं, तो आपको ये समझ में आया है कि है क्या इसमें और आप क्या लिखने वाले हो। तो प्रस्तावना में हम उसके अंदर ये मेंशन करते हैं, तो जानते हैं कैसे लिखना होता है प्रस्तावना। जैसे कि महिला सशक्तिकरण का अर्थ पहले हम लिखेंगे कि महिलाओं को जीवन के हर क्षेत्र में सम्मान, अधिकार, अवसर और सम्मान देना। भारत जैसे विशाल और विविधतापूर्ण देश में महिलाओं की स्थिति सदियों से चर्चा का विषय रही है। आधुनिक भारत में महिला सशक्तिकरण केवल सामाजिक न्याय का प्रश्न नहीं है, बल्कि राष्ट्र की प्रगति और विकास का मूल आधार भी है। जब महिलाएं शिक्षा, रोजगार और राजनीतिक और नेतृत्व में बराबरी से भाग लेती है, तभी भारत वास्तविक अर्थों में विकसित राष्ट्र बन सकता है। तो बिल्कुल महिलाओं की भागीदारी बहुत महत्वपूर्ण होती है। बिना महिलाओं के हम अपने विकसित देश की कामना नहीं कर सकते फ्रेंड्स। तो ये चीज़ें हम प्रस्तावना में ऐड करेंगे कि मूल भाव क्या है इस जो भी टॉपिक है उसका। ठीक है, हमारा जैसे टॉपिक ऊपर लिखा ही गया है, तो वीडियो थोड़ी-सी लेंथी हो सकती है फ्रेंड्स, लेकिन आपको सारी चीज़ें इसमें बताई जाएँगी कि हमने कितने शब्दों का यूज़ किया है और कितने क्या-क्या हमें लिखना चाहिए निबंध लिखते समय, किन-किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, ये सारी चीज़ें हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। तो नेक्स्ट क्या करेंगे हम इस निबंध प्रस्तावना के बाद हम ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य यानी कि पहले क्या इतिहास रहा है, जो भी टॉपिक रहा है, आप जैसे हम महिला सशक्तिकरण के ऊपर लिख रहे हैं, तो इसमें क्या रहा है जान लेते हैं। भारत के इतिहास में महिलाओं की स्थिति समय-समय पर बदलती रही है। जैसा कि हम सभी को पता है, प्राचीन भारत में वेदों, उपनिषदों में महिलाओं को शिक्षा और सम्मान प्राप्त था। गार्गी और मैत्रेयी जैसे विदुषियों ने दर्शन और ज्ञान में योगदान दिया। मध्यकाल में क्या हुआ, इस दौर में महिलाओं की स्थिति कमजोर हुई। पर्दा प्रथा, बाल विवाह और अन्य सामाजिक कुरीतियों ने उन्हें घर की चार दीवारों तक सीमित कर दिया। तो ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य मतलब कि हम धीरे धीरे उन महिलाओं की स्थिति के बारे में बताएंगे कि पहले कैसी रही है महिलाओं की स्थिति। ठीक है, आपका जो भी टॉपिक हो उससे रिलेटेड जो भी आप ऐतिहासिक चीजें हैं उनको कवर करें। ठीक है, पहले आप जो मूल भाव है वो, देन उसके बाद जो भी उसका इतिहास रहा है उसके बारे में पढ़ें। कोई भी ए टू जेड जो भी निबंध की आप तैयारी कर रहे हैं, मैं लिखने का तरीका बता रही हूँ आपको। ठीक है, स्वतंत्रता संग्राम जैसे कि रानी लक्ष्मीबाई, सरोजनी नायडू, कस्तूरबा गांधी जैसी महिलाओं ने स्वतंत्रता आंदोलन में नेतृत्व कर यह सिद्ध कर दिखाया कि महिलाएं किसी भी क्षेत्र में पीछे नहीं हैं। तो इस तरीके की चीजें हमें ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य में ऐड करनी होगी। ठीक है, तो आपको पता चल ही रहा होगा। नेक्स्ट है आधुनिक भारत में महिलाओं
महिला सशक्तिकरण यानी कि पहले आपने प्रस्तावना दिखाया, फिर ऐतिहासिक लुक दिया उसका, देन उसके बाद आपने दिया आधुनिक भारत में महिलाओं, यानी कि अब प्रेजेंट में क्या है वो उसके बारे में बात करेंगे। जैसे कि स्वतंत्रता के बाद भारतीय संविधान ने महिलाओं को सम्मान अधिकार दिए। ठीक है, तो आप जैसे कि संवैधानिक अधिकार अनुच्छेद 14, 15 और 16 को समानता और अवसर की गारंटी देते हैं। शिक्षा महिला साक्षरता दर 2025 तक लगभग 70% पहुंच चुकी है। ठीक है, रोजगार कार्यबल में महिलाओं की भागीदारी लगभग 23% है, जो अभी भी पुरुषों से कम है। ठीक है, राजनीतिक में क्या है भागीदारी, पंचायतों में महिलाओं को 33% आरक्षण मिला है। संसद में महिला आरक्षण बिल पर चर्चा जारी है। मतलब कि ये करंट चीजें बताएंगे आप, जो भी उस टॉपिक से रिलेटेड, जैसे कि हम जो टॉपिक कवर कर रहे हैं उससे रिलेटेड हमने यहाँ पर लिखा है महिला सशक्तिकरण के बारे में। आप जो भी टॉपिक आपको एग्जाम में पूछा जाता है या जो भी आप टॉपिक कवर कर रहे हैं निबंध से रिलेटेड, आप उसके बारे में जानेंगे। तो आप मतलब याद रखिएगा, पहले हमने क्या बताया, फिर उसके बाद क्या बताया और फिर क्या बताया। ठीक है, इस चीज़ को ध्यान में रखेंगे ना तो आपको ईजी हो जाएगा। एक कोई भी निबंध लिखते वक्त भी ध्यान रहेंगे आपको, और आपके लिए आसानी होगी एग्जाम में लिखने के लिए। ठीक है, तो इस चीज़ पर देंगे ना तो एग्जामिनर भी को भी अच्छा लगता है कि जो भी कैंडिडेट है उन्होंने बहुत अच्छे से प्रेजेंट किया है निबंध को। आई होप आपको समझ आ रही होगी चीज़ें। मैं थोड़ा सा फास्ट जा रही हूँ ताकि ये वीडियो लेंथी ना हो, बट अगर आप लोग चाहते हैं कि अच्छे से समझ में आए तो मैं थोड़ा सा स्लो हो जाती हूँ। जैसे कि आधुनिक भारत में महिला सशक्तिकरण से रिलेटेड क्या क्या योजनाएं हमने बताई गई हैं सरकार के द्वारा, तो आप उसके बारे में भी डिस्कस कर सकते हैं। जैसे कि महिला सशक्तिकरण के लिए क्या क्या सरकारी योजनाएं हैं, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, बालिकाओं की शिक्षा और सुरक्षा पर जोर दिया गया, प्रधानमंत्री मातृ वेदना वंदना योजना, गर्भवती महिलाओं को आर्थिक सहायता मिली इसमें, महिला सम्मान बचत प्रमाण पत्र, महिलाओं के लिए विशेष बचत योजना। नेक्स्ट है वैज्ञानिक और तकनीकी, यानी कि इसमें अगर इससे रिलेटेड कोई महिलाएं हैं जो इस क्षेत्र में आगे बढ़ी हैं तो उनके बारे में भी आप इसमें बता सकते हैं। जो भी टॉपिक है, जैसे कि इसमें बताया गया है महिला विज्ञान और तकनीकी क्षेत्र में कल्पना चावला जैसी अंतरिक्ष यात्री और गगनयान मिशन की महिला वैज्ञानिक आधुनिक भारत की पहचान है। तो विज्ञान और तकनीकी क्षेत्र में भी महिलाओं ने अपनी अच्छी भागीदारी दिखाई है, तो उसके बारे में भी हम मेंशन कर सकते हैं। मतलब रियल जो फैक्ट है ना उस पर हम बात करेंगे ना तो हमारा जो निबंध है वो बहुत ज़्यादा इफेक्टिव लगेगा। अगर आपके पास है ऐसे कुछ पॉइंट्स जिसके बारे में आप जानते हैं, या आपकी जनरल नॉलेज इतनी अच्छी है कि आपको कोई भी टॉपिक याद आता है माइंड में, तो आप उसको हेडिंग देकर मेंशन कर दीजिए। ठीक है, तो इससे अच्छा मतलब अच्छा लगता है निबंध। आई होप आपको समझ आ रहा होगा। नेक्स्ट है आंकड़े और उदाहरण। अगर उसमें ऐसी चीजें हैं जिसमें आंकड़े वगैरह पूछे गए हैं या बताया जाए तो आप उनको भी लिख सकते हैं। जैसे कि भारत की कुल जनसंख्या में महिलाओं की हिस्सेदारी लगभग 48% है, महिला साक्षरता दर 70%, पुरुष की 84% यानी कि 84% है, कार्यबल में महिलाओं की भागीदारी 23% है। मतलब अभी भी कार्यबल में महिलाओं की भागीदारी कम है। पंचायतों में 33% आरक्षण मिलता है महिलाओं को। यूपीएससी जैसी परीक्षाओं में महिलाओं की सफलता दर बढ़ रही है। 2024 में टॉप 10 में 4 स्थान महिलाओं ने हासिल किए थे। तो ये चीज़ें आपको आई होप हेल्प होगी कि कैसे एक महिला किस चीज़ में कितना आगे, कितना अपना प्रदर्शन दिखा रही है। ठीक है, तो ये चीज़ें हम इसमें बता सकते हैं। पॉजिटिव चीज़ें अभी तक हमने बताई हैं सारी, और रियल फैक्ट के ऊपर हमने बात करी है। बाकी अब क्या है चुनौतियाँ, मतलब कि उस टॉपिक से जो भी पर्टिकुलर टॉपिक आप तैयार कर रहे हैं, जैसे कि हमारा चल रहा है महिला सशक्तिकरण से रिलेटेड जो भी हमारी चुनौतियाँ आ रही हैं सामने या आई हैं, तो वो उस पर हम अब बात करेंगे। जैसे कि शिक्षा और स्वास्थ्य, ग्रामीण क्षेत्रों में सुविधाओं की कमी। ठीक है, ये सामाजिक कुरीतियाँ, दहेज, बाल विवाह और लैंगिक भेदभाव भी ये चीज़, मतलब ये चुनौतियाँ आई हैं कि दहेज प्रथा, महिलाओं के सामने बाल विवाह और लैंगिक मतलब लड़का लड़की में भेद करना, ये सारी चुनौतियाँ हमें देखने को मिलती है। आर्थिक असमानता, जैसे कि कार्यस्थल पर
असमान वेतन और अवसर देना, महिला जानकर कि महिला है तो वो वेतन ना देना और अवसर भी नहीं देना कि पुरुष अच्छा करेगा महिला कम करेगी। तो ये सारी चुनौतियाँ देखने को मिलती हैं महिलाओं को। नेक्स्ट है सुरक्षा, महिलाओं के खिलाफ अपराधों की संख्या चिंता का विषय है। जो भी आए दिन जो भी अपराध होते रहते हैं, आए दिन जो रेप हो रहे हैं, बच्चों के साथ में हो रहे हैं, महिलाओं के साथ में हो रहे हैं आजकल। तो ये सारी चीज़ें चुनौतियों का कारण है जो महिलाओं की प्रगति में बाधा डाल रही हैं। ठीक है? तो ये हम डाल सकते हैं। नेक्स्ट है हम समाधान के ऊपर बात कर सकते हैं। समाधान क्या है? जैसे कि शिक्षा और कौशल विकास, बालिकाओं की शिक्षा पर विशेष ध्यान दिया जाए। अगर बच्चे लेडीज़ जितना ज़्यादा पढ़ेंगी तो वो उतने सशक्त हो पाएँगी और इतना अपने लिए कदम उठा पाएँगी। ठीक है? नेक्स्ट है सुरक्षा और न्याय, तेज न्यायिक प्रक्रिया और सशक्त कानून, कानून सशक्त बनाएँ। जो भी अपराध हो रहे हैं उसको कानून के अंतर्गत बहुत ही सख्ती से पेश किया जाए जिससे कि जो गलत कर रहे हैं वो उनको मतलब वो रुक जाएँ। ठीक है? जागरूकता अभियान, समाज में मानसिकता बदलने के लिए शिक्षा और मीडिया का उपयोग। तकनीकी भागीदारी, डिजिटल प्लेटफ़ॉर्म और स्टार्टअप में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाना मतलब कि बढ़ाना। ठीक है? राजनीतिक नेतृत्व यानी कि संसद और विधानसभाओं में महिलाओं की संख्या बढ़ाना, यानी कि इस तरीके से हम इनको समाधान कर सकते हैं, जिसमें महिलाओं की भागीदारी और बढ़ सकती है। निष्कर्ष क्या है इसका? महिला सशक्तिकरण आधुनिक भारत की शक्ति है। मतलब एक छोटा-सा हम पूरे जो भी हमने लिखा है उसके बारे में छोटा-सा लिख सकते हैं, जो भी आपका टॉपिक है। जैसे जब महिलाएं शिक्षा, रोजगार, राजनीतिक और नेतृत्व में समान रूप से भाग लेंगी तभी भारत वास्तविक अर्थों में विकसित राष्ट्र बन सकेगा। भारत सरकार ने 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाने का लक्ष्य रखा है। यह लक्ष्य तभी संभव है जब महिलाएं इस यात्रा की अग्रणी हो, मतलब कि महिलाएं इस रास्ते में आगे हों तभी ये लक्ष्य प्राप्त कर पाएगी हमारा जो भारत है वो। जब महिलाएं आगे बढ़ती हैं तो समाज और राष्ट्र स्वतः आगे बढ़ता है। ठीक है? जब महिला शिक्षित होती है तो एक परिवार शिक्षित होता है, परिवार शिक्षित होता है तो समाज शिक्षित होता है, समाज शिक्षित होता है तो पूरा हमारा देश आगे बढ़ता है। तो इसलिए सबसे बड़ी महत्वपूर्ण चीज़ है कि महिलाओं का सशक्त होना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि महिला सशक्त होगी तो उसके बच्चे सशक्त होंगे, बच्चे सशक्त होंगे तो बस जैसे ही परिवार सशक्त होगा, परिवार मजबूत होगा तो समाज मजबूत होगा। तो ये सारी चीज़ें एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं, बट इसके जो नींव है, उसका जो आधार है वो महिलाओं से ही है। तो इस चीज़ को हमें समझना चाहिए फ्रेंड्स। ठीक है? आई होप आपको समझ आया होगा कि हमें कैसे-कैसे हमने सारी चीज़ों को डिस्कस किया है इस निबंध में। और यूपीएससी पैटर्न की विशेषताएँ इस निबंध में क्या-क्या हैं, ये भी मैं बता देती हूँ आपको। जैसे कि यूपीएससी में आपसे 1000 से 1200 के शब्दों का निबंध पूछा जाता है, लिखवाया जाता है। तो ये 1100 शब्द का यूज़ किया गया है इस निबंध में। भाषा सरल और स्पष्ट होनी चाहिए और तर्कसंगत होनी चाहिए। जो भी आप निबंध लिख रहे हैं, प्रस्तावना और निष्कर्ष प्रभावशाली हो, जिससे कि जो एग्ज़ामिनर है पढ़कर ही उसको मतलब वो ज़्यादातर इतना टाइम नहीं होता ना कि वो पूरा आपका निबंध पढ़ेगा। तो स्टार्टिंग और जो एंड है वो अच्छे और प्रभावशाली होने चाहिए। ठीक है? तो इससे ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ता है एग्ज़ामिनर पर। आंकड़े और उदाहरण शामिल करें। अगर आप एग्ज़ाम्पल्स और जो आंकड़े हैं आपको एग्ज़ैक्ट आप उसमें शामिल करेंगे तो और आपका जो निबंध है वो अच्छे से निखर कर आएगा और एग्ज़ामिनर पर अच्छा इम्पैक्ट डालेगा, यानी कि पॉजिटिव इम्पैक्ट डालेगा। तो आई होप फ्रेंड्स आपको इस वीडियो से हेल्प मिलेगी कि आप कैसे यूपीएससी में या कोई भी एग्ज़ाम आप दे रहे हैं हिंदी का, उसमें निबंध को किस तरीके से लिख सकते हैं। तो थैंक यू फ्रेंड्स, इस निबंध के लिए ये एक यूपीएससी की तैयारी के लिए ये मैंने एक आदर्श निबंध यानी कि बेस्ट निबंध है। इससे आप और भी एक निबंध लिखने में आपको आसानी होगी। तो थैंक यू फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए इस वीडियो को। थैंक यू सो मच। बाय बाय, टेक केयर।